अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। फैमिली प्रोग्राम डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह डार्लिंग और डिप्टी डार्लिंग। हम टैक्स ही दे दे के मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के आना फिर कोई नया रोना ले आयो। और डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं कि हम प्रॉपर्टी डीलर हैं और हुकूमत ने ऐसा टैक्स लगा दिया है, अगर ये टैक्स लगा रहा हम तो भूखे मर जाएंगे। क्या नाम है जी टैक्स का? भाई उसका नाम है फेयर मार्केट वैल्यू टैक्स, यानी उस वक्त मार्केट में जो उसकी वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की उस पे टैक्स दिया जाया करेगा। और डार्लिंग जी मैंने पूरा नाम लेते हैं डार्लिंग जी, प्रॉपर्टी डीलर कंसल्टेंट। एक ही होता है कंसल्टेंट। अब बेवकूफ आदमी, इतना बड़ा अंग्रेजी का लफ्ज हो तो जरा गाकी ज्यादा हो जाती है। भाई मेरे साथ बात करो, पता तो चले क्या हुआ है। और बाबेओ अब जो प्रॉपर्टी पे टैक्स लग गया ना जी, प्रॉपर्टी डीलर तो दरबदर हो जाएगा। जिस प्लॉट की ट्रांसफर फीस 4 लाख थी ना डॉक्टर साहब, वो अब 10 लाख हो गई है। हम क्या करेंगे? कौन खरीदेगा और कौन बेचेगा? डार्लिंग इस टैक्स के बाद जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स का बिजनेस मुतासर होगा, आम आदमी भी घर बेचते वक्त या खरीदते वक्त 100 बार सोचेगा। है तो ये ज्यादती। इसी बात पे तो हमने एहतजाज किया था कि अगर एफबीआर ने ही सारे काम करने हैं तो फिर हम जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो क्या नान कबाब लगा ले रेडी पे? और डार्लिंग जी सियासतदान अपनी जायदादां वेच के ते पैसे लेके बाहर निकली जा रहे ने ते अवाम दी जायदाद टैक्स लाई जा रहे ने। यार मैं तुम्हारी बात पे मुत्फिक हूँ। मेरा ख्याल है साग डार साहब जो हैं इस बात पे गौर करेंगे। देखो ना डार साहब, आप भी डार हो, इतना भारी टैक्स जो है वो तो नहीं ना लगाना चाहिए। सारी खुशी गारत कर दी है। भाई कौन सी खुशी गारत हो गई तुम्हारी? लॉर्ड्स में पाकिस्तान के मैच जीतने की खुशी। डार साहब क्या बुरकस निकाला है अंग्रेजों का हमारी टीम ने। आया है वो कोई गाना ही पेश कर, गाने वाले मिलादा फरमाए, ये टीम हमारी है हमें जान से प्यारी है, ये टीम हमारी है हमें जान से प्यारी है। क्या कहने यासिर शाह क्या बाजी मारी है, ये टीम ये टीम ये टीम हमारी है, ये टीम हमारी है, ये टीम हमारी है। दे दिया तू टीम फिर कह रहा। लो बाबे, इसका सारा क्रेडिट जो है ना वो इंजमामुल हक को जाता है। एक तो वैसे वो नेक आदमी है, उसने उस्तादी क्या की कि इन सारे बच्चों को लॉर्ड्स में पहले भेज दिया ताकि वहां जाके एडजस्ट हो जाए, मॉल बनाए। ऐसे लॉर्ड्स का नाम सुन के कमजोर ना फील करे। मैं सुनिया डार्लिंग जी पाक फौज ने भी साढ़े खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी है। हाँ ना बेटा, हमारी पाक फौज ने हमारी टीम को एक्सरसाइज कराई थी, इसीलिए तो उन्होंने ग्राउंड में मैच जीत के फौज को खराजे तहसीन दिया डांड पेल के। क्या कहने डार्लिंग जी, होने ना मतलब है क्रिकेट के हालात में साड़ी पाक फौज ही सही करेगी। नहीं भाई, अल्लाह के फजल से अब तो टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी हो गई है। जिस तरह टेस्ट में अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है हमारी टीम को, दुआ करो कि अल्लाह वनडे में भी ऐसा ही नतीजा निकले। वैसे बाबे अंग्रेजों को उनके घर में फड़काने का मजा ही कुछ और है। मिसबाउल हक ने तो हक अदा कर दिया 42 सालों का। उसको तो तमगा बल्कि तमगा क्या सितारा है, बल्कि सितारा है क्या हिलाले ग्राउंड देना चाहिए। हलाले ग्राउंड की होता है यार, जो ग्राउंड में बाकी सामने की टीम को हलाल कर दे। हेलो इस तरह करो तुसी छेती नाल ना अपना सामान समून चुके ना ते घर दी छत ते चले जाओ। आहो बकरियां ने मोड़े ते रख के ले जाओ और चुको चुको निकलो इथों। इंतजामिया नु फौरन फोन कर दियो। हाँ निकलो निकलो निकलो। क्या बात है, मालिक मकान ने किराए के लिए छापा मार दिया? ओ नहीं डार्लिंग जी, मेरे एक रिश्तेदार दा फोन सी, वो कहंदा सैलाब दा पानी आ गया है किधर जाइए। मैं कहा सामान चुक के छाते चले जाओ, इंतजामिया ने फौरन फोन करो। तो ये बकरियां कहाँ से आई जो कह रहा था? ओ निके निके बकरियां मेमियां रखी है ना उन्होंने। हाँ जी। तो दूध बेचते हैं बकरी का? बकरी का दूध बड़ा चंगा होता है जी। अच्छा। हाँ जी। यार बहुत अच्छी बात।
कहाँ करके है ये घर? उधर सैलाब आया तो बकरी दे दुध ही पई है। हाँ ना, ये जो सैलाब आ जाता है बाबियो हर साल, हुकूमत इसके लिए क्यों नहीं कुछ करती? भाई इसका जवाब तो हुकूमत ही दे सकती है। मेरी समझ से बाहर है ये बात कि हर साल हम पानी से बर्बादी का तमाशा क्यों देखते रहते हैं। और डार साहब मैं तमाशा वेख्या सैलाब दा। और डार्लिंग जी ओ मकान डिग जाते ने, मवेशी मर जाते ने, बीमारियां बीमारियां फैल जांदियां ने। सैलाब तो एक कुदरती आफत है। ये तो हुकूमत को चाहिए कि सैलाब से बचने के लिए बेहतर इंतजामात करे, और जो लोग सैलाबी इलाके में रहते हैं उन्हें भी जरा एहतियात करनी चाहिए। और डार साहब केहो जी एहतियातां? सैलाब अगर आ जाए तो बिजली का कनेक्शन सबसे पहले काट देना चाहिए, खाने पीने की चीजें और साफ पानी जो है उसका जखीरा कर लेना चाहिए, और जो लोग सैलाबी इलाके में रहते हैं उन्हें जरा एहतियात बरतनी चाहिए कि हर साल अगर सैलाब का सामना करना पड़ता है तो वहां आबादी तो नहीं होनी चाहिए ना। बादशाह अगर हुकूमत के इख्तियार में हो ना तो वहां पे सैलाब में ड्यूटी लगा दे पुलिस की, और पुलिस उसको रोक दे रही हो पानी को, ओए पीछे हो जाओ नहीं तो मैं फड़का के रख दूंगा, और तुम मुझे जानते नहीं हो। गालियां भी दे पुलिस, गंदी गंदी, जो पुलिस का कल्चर है डार साहब। और डार्लिंग जी पुलिस दी ते तुसी गल ही ना करो। ए सिंध पुलिस ने जो कीता है ओनू कौन पूछेगा? और सिंध पुलिस ने को पहली दफा किया है, क्या किया उसे? और डार्लिंग जी ओ चीफ जस्टिस दा पुत्र जेड़ा अगवा होया है पूरे सिंध च लंघ के डेरा इस्माइल खान टांक पहुंच गया है, ते पूरी पुलिस सुती हुई थी। बहुत अच्छी बात की तूने, बिल्कुल ज़हीन आदमी लगे हो तुम आधे पौने मिनट के लिए। सिंध पुलिस को तो चाहिए कि पुलिस का महकमा छोड़ के, मेरा मतलब किसी और जगह सोने के लिए चली जाए। ये सारा क्रेडिट पाक फौज को जाता है, ये बच्चा पाक फौज ने बाजियाब किया है। डार्लिंग, यूसर रजा गिलानी और सलमान तासीर के बेटों की तरह ये हमारे अस्करी इदारों की एक और शानदार कामयाबी है। बाबियो देखा आपने कि बच्चा वालिदैन के पास वापस आ गया और कितने खुश है माँ बाप। बच्चे का दुख जो है ना माँ बाप से ज्यादा किसी को महसूस नहीं होता। डार्लिंग जी एक बार मैं भी छोटे होने ना गुम हो गया था। यार तुम तो हमेशा ही गुम हो जाते हो, कभी रश में गुम हो जाते हो, कभी सोचों में गुम हो जाते हो। तुम गुमशुदा हो। मैं गुमशुदा नहीं जुगनी शुदा हूँ। तो फिर सुनो मंजूर शुदा जुगनी।
ख़वातीन और हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। ये जो वोट तुझे वो तेरी आस में पड़े पड़े यूं ही पुराने बन गए। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं डार्लिंग और डिप्टी डार्लिंग हमारे आज के मेहमान के साथ क्या बातें कर रहे हैं। नाजरीन, आज मेरे यहाँ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो इतना उम्दा गाती हैं और वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं। गाना गाती भी हैं, गाना सिखाती भी हैं, गाना पढ़ाती भी हैं। तो आइए बात करते हैं आलिया रशीद साहिबा से। आलिया जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आना मुनासिब समझा। जरा ये बताइए कि ये मौसीकी आपने कहाँ से सीखी? मैं ये बताना चाहूँगी, मौसीकी का शौक मुझे बचपन से था। अच्छा। और मेरे ख़ानदान में कोई गाने बजाने वाला कोई भी नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं मौसीकी कोई भी मैं गाना सुना करती थी तो कान जो है वो स्पीकर जो है टेप के स्पीकर के ऊपर कान रख के सुना करती थी गाना। फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे एक ग्रैंड पियानो खिलौने जैसा लेके दिया, तो वो बस उस पे हाथ छेड़ा करती थी, मारा करती थी स्वर। जाहिर बात है, तो मैंने कोई ऐसा म्यूज़िक सीखा नहीं था। यहाँ पे मैंने स्कूल में जब दाखिला अपना लिया, ब्लाइंड स्कूल में, खैबर ब्लॉक, इकबाल टाउन, लाहौर में, जब मैंने यहाँ पे पढ़ना शुरू किया तो यहाँ पे क्योंकि जो स्पेशल एजुकेशन के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे मौसीकी बाकायदा सिखाई जाती है। अच्छा। तो यहाँ पे मैं म्यूज़िक सीखा करती थी। तो म्यूज़िक में मिली नगमे और बहुत सारे और गीत और ये सब चीज़ें सीखा करती थी। और साथ में मैं अपने क्वायर को लीड भी किया करती थी, अपने ग्रुप को हारमोनियम बजाती थी मैं। अच्छा। अपने क्वायर में। तो यहाँ से फिर शौक़ बढ़ता बढ़ता बढ़ता, यानी कि मैं स्कूल लेवल पे, पंजाब लेवल पे मैं पार्टिसिपेट भी करती रही म्यूज़िक में, नात ख़्वानी में पार्टिसिपेट करती रही। और यहाँ से मज़ीद फिर मेरे अंदर एक शौक़ जागा कि मैं क्लासिकी मौसीकी जो है वो सीखूं। जी। तो क्लासिकी मौसीकी सीखने के लिए जब मैंने इंटरमीडिएट करी रही थी तो मुझे एक पता चला कि एक इंस्टीट्यूट है रज़ा काजिम साहब का। अच्छा। तो यहाँ पे मुझे ऑफ़र हुई कि आप यहाँ पे जाके म्यूज़िक सीखो। नामवर असातिज़ा में मुझे उस्ताद मुबारक अली ख़ान साहब ने मुझे सिखाया म्यूज़िक। फिर उसके बाद मोहतरमा सारा ज़मान साहबा ने, फिर मुझे उसके बाद शबीर हुसैन झारी जो अब्दुल सत्तार तारी साहब के भाई हैं, उन्होंने मुझे म्यूज़िक सिखाया। और इसी तरह चलते चलते जो हिंदुस्तान से लोग आते थे उनके साथ वर्कशॉप्स में अटेंड करती थी म्यूज़िक की। फिर जब मैंने क्लासिकी मौसीकी को बाकायदा यहाँ सीखना शुरू किया तो एक रज़ा काजिम साहब की एक दोस्त थी, दोनों मियाँ बीवी पाकिस्तान आए अमेरिका से, शुभा शंकरन और ब्रायन सिल्वर। तो जब शुभा ने मेरी आवाज़ को सुना तो शुभा ने रज़ा काजिम साहब को ये सजेस्ट किया कि अगर आलिया को बाकायदा म्यूज़िक सिखाना है तो फिर इसे हिंदुस्तान के शहर भोपाल भेजा जाए। तो भोपाल में वहाँ पे डागर घराने के मशहूर स्टूडेंट्स हैं गुंदेचा ब्रदर्स। तो गुंदेचा ब्रदर्स जो हैं वो 3 भाई हैं, जिनमें 2 भाई पंडित उमाकांत गुंदेचा जी और पंडित रमाकांत गुंदेचा जी, दोनों भाई गाते हैं, और एक भाई अखिलेश गुंदेचा वो पखावज बजाते हैं। तो इनके यहाँ आलिया को भेजें, वहाँ पे ये ध्रुपद गायकी की तालीम लेके आए। तो मैंने सबसे पहले तो ये इंक्वायरी शुरू की कि ये ध्रुपद क्या बला है। फिर जब मैं हिंदुस्तान में गई, वहाँ पे जाके जब मैंने 4 साल बाकायदा तौर पे ध्रुपद गायकी को सीखना शुरू किया, हालांकि शुरू में मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ध्रुपद गायकी, उसमें जो सिलेबल्स होते हैं, र ना 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 ते ता रा ना री रे रा ना, ये बाकायदा सिलेबल्स होते हैं। इस ध्रुपद गायकी से बहुत सारा म्यूजिक जन्म म्यूजिक ने लिया, जिनमें ख्याल है, ठुमरी है, टप्पा है, दादरा है, और भी जो म्यूजिक की जो असनाफ हैं वो ध्रुपद गायकी से निकले हैं। आलिया जी, जरा ये फरमाइए कि जो ध्रुपद आपने वहाँ से सीखा जी, क्या पाकिस्तान में भी कोई गाने वाला है ध्रुपद? पाकिस्तान में तलवंडी घराने को लोग पहले सुना करते थे जी, और अगर
फीमेल की बात करें तो पूरे पाको हिंद में बहुत कम खवातीन है जो ध्रुपद गाती हैं, और उनमें से एक मैं भी हूँ जो ध्रुपद गाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आलिया जी, नाजरीन के लिए नात ही से शुरू करते हैं मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल, मैं अपने एल्बम में से ही एक आपको सुनाऊंगी नात। उम्मत के गम ख्वार सारी दुनिया के मुख्तार मोहम्मद कमली वाले हैं, मोहम्मद कमली वाले हैं। तो गजल गीत तो आप बहुत पहले गा चुकी होंगी, कोई जहन में है ऐसा गीत? जी बिल्कुल। गज़ल की जहाँ तक बात करें तो एक गज़ल मैं आपको सुनाऊंगी जिस पे मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था। जी जी। तस्कीं को हम ना रोए जो ज़ौक़े नजर मिले हुराने खुल्द में तेरी सूरत मगर मिले। तस्कीं को हम ना रोए जो ज़ौक़े नजर मिले। आलिया जी, ये जरा बताइए कि आपने कभी ये सूफी भी गाया? बिल्कुल गाया। कोई जहन में है तो नाजरीन को वो भी सुना दें। अलिफ लाम चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शद लाई हो। तो ये जो ध्रुपद आपने सीखा और अब सिखा भी रही हैं अपने शागिर्दों को, जी। इसमें भी कोई कंपोज किया आपने? मक्के गया गल मुक दी नहीं जे चर दिलों ना आप मुकाइए। बुल्ले शागल मुक दी ताही जदा मैनू खड़े लुटाइए। मक्के गया गल मुक दी नहीं। तो ये आप कोई साज वगैरह भी बजाती हैं? जी बिल्कुल बजाती हूँ। अच्छा। मैं जब अपने स्कूल में पढ़ा करती थी तो मैं हारमोनियम बजाया करती थी। अच्छा। फिर मैं कीबोर्ड भी बजा लेती हूँ। अच्छा। और क्योंकि जब से मेरा क्लासिकी मौसीकी से ताल्लुक़ रहा तो तानपुरे से मैं गाती हूँ। अच्छा, तो ये जो शागिर्द आप ट्रेंड कर रही हैं, जिनकी अपना आवाजें आप सुधार रही हैं, जी। इनमें कोई ऐसा आपको लग रहा है कि आगे जाके अपना नाम पैदा करेगा आपकी तरह? देखिए क्या है कि हमारे पास जो शागिर्द आते हैं कॉलेज की अगर हम बात करें जी। तो मोस्टली ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिन्हें मैं कहती हूँ मम्मी डैडी टाइप स्टूडेंट। अच्छा। यानी मम्मी डैडी टाइप इसलिए कि उनको मौसीकी से कोई उनको खास शगफ नहीं होता। हाँ। वो बस आते हैं कि एनसीए में नाम हो, एनसीए में हमारा चार्म हो, लड़कियां हैं लड़के हैं खूबसूरत, ये है वो है सब, बस ये उनको एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, बस इस हद तक। और वो बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जिनको मौसीकी से रग़बत उन्हें होती होगी। आलिया जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो में शिरकत करके
हमारी बड़ी इज्जत अफजाई की। डार्लिंग और डिप्टी डार्लिंग, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझ नाचीज को इस काबिल समझा और मेरे लिए जो है ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि मैं अपने लोगों से कुछ बातें, प्यार भरी बातें कह सकूं, कुछ मोटिवेशनल बातें मैं लोगों से कह सकूं। तो बस मैं इतना कहूंगी कि प्लीज अपने आप को जो है इतना मत समझें कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में हम लोग क्यों नहीं चला सकते, हम भी बेहतर अंदाज में पाकिस्तान को चला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। ये जो वोट तुझे वो तेरी आस में पड़े पड़े यूं ही पुराने बन गए। वेलकम बैक नाजरीन। आज डार्लिंग कोर्ट में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड की एक सुपर डुपर स्टार रानी मुखर्जी। एकदम सही बोला। अरे ये तो फरमाइए कि तबीयत सही है, कोई घबराहट वगैरह तो नहीं? एकदम सही है। अच्छा ये बताइए कि जब शेख रशीद साहब ने आपको शादी की ऑफर की तो फिर आपने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया था। हमने सुना है कि आपका इनकार सुनकर उन्होंने भी आपको रिजेक्ट कर दिया था। मैं उनके बहुत आभारी हूँ। रानी जी, राजा परवेज अशरफ से आपकी दोस्ती की बड़ी बातें सुनी है हमने। अगर वो बारात लेके आपके आंगन में आ जाएं तो क्या गाएंगी आप? कि राजा की आई है बारात मेरे आंगन में। अरे वाह, इतनी मोहब्बत। लेकिन हमने तो उनके बारे में सुना है कि वो सिर्फ अपनों को खिलाते हैं। दाने दाने पे होता है खाने वाले का नाम। रानी जी, ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं, मैंने आपके और परवेज खटक के बारे में बड़ी बातें सुनी हैं। कितनी बार मिली हैं आप इस साल में उन्हें? वो तो खैर एक मतलब अलग ही कहानी है। अरे थोड़ी सी कहानी हमें भी तो बता दें। अब ये बताना तो जरूरी नहीं है। क्या नहीं, ये सवाल यही छोड़ देते हैं। ये फरमाइए कि कायम अली शाह से कैसे ताल्लुकात हैं आपके? मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सुभान अल्लाह। तो अगर वो आपको अपनी सेक्रेटरी बनाने की ऑफर करें तो क्या कहेंगी आप? जाहिर है कि मैं ना नहीं कर सकती। अरे खैर तो है रानी जी, कायम अली शाह से इतनी कुर्बत क्यों? और कोई चॉइस था ही नहीं। वो तो ठीक है, जरा ये भी बताएं कि खादमे आला के बारे में आप कैसे जज्बात रखती हैं? वंडरफुल। कैसे वजीर आला हैं वो? इतना काम में इनका ध्यान है, इतने सिंसियरली काम करते हैं, तो ऐसे ही मतलब तरीका होना चाहिए। हाँ भाई, ये तो सब मानते हैं। जरा ये बताइए रानी जी कि खादमे आला के काम से आपने क्या सीखा? किस तरह से और मेहनत करनी है, मैंने उनसे सीखा। चले शुक्र है आपने उनसे तो कुछ सीखा। जरा ये भी बताइए कि जब आपकी फिल्म वीरजादा रिलीज हुई थी तो मुशर्रफ ने आपको बुलाया था, किस लिए बुलाया था? उस समय मुझे मतलब डिनर के लिए मतलब बुलाया गया था, लंच के लिए बुलाया गया था। और कौन कौन लोग आए थे उनके साथ? उनकी वाइफ और जो भी कैबिनेट से आए थे पाकिस्तान से, उन्होंने बहुत मतलब वीरजादा की तारीफ की और कहे कि बहुत इस तरह की फिल्में बननी चाहिए। हाँ भाई, वो आर्ट के बड़े दिलदादा हैं। वैसे ये बताएं कि वो जाती तौर पे आपको कैसे लगते हैं? बहुत ही। ए रानी जी, आहिस्ता बोलिए, कहीं अतीका ओडो ना सुन ले। लो जी रानी जी, आपकी मासूमियत से मुतासर होकर डार्लिंग कोर्ट हमेशा की तरह आपको बरी करता है। मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। तो लीजिए ख्वातीनो हजरात, अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। नाजरीन, आइए देखते हैं हमारा डिप्टी डार्लिंग कहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है। हाँ भाई डिप्टी, आवाज आ रही है? और डार्लिंग जी, आवाज तो आ रही है पर पब्लिक नजर नहीं आ रही। कौन सी पब्लिक भाई तुम्हें नजर नहीं आ रही? और डार्लिंग जी, मैं इस वेले शहर दी मसरूफ तरीन सड़क ते खलोता वहां, पर दुकानां नूं ताले लगे ने, चारों पासे हूदा आलम है। भाई जाहिर बात है, आज इतवार है, आज छुट्टी होगी इसलिए दुकानें बंद हैं। और जनाब, इतवार नूं ते इत्थे ज्यादा रश हुंदा है। आज कोई होर वजह है? कोई और वजह है? ये तो बताओ क्या वजह हो सकती है? और वजह जनाब ये वे कि आए दिन इस रोड ते जलसे जुलूस निकलते ने, और जुलूसां वाले इन्हां दी दुकानां बंद करा देंदे ने, ते इसलिए दुकानदारां दा कारोबार ठप हो गया है। बात समझ आ गई है मुझे, मगर ये बताओ कि इंतजामिया कोई एक्शन नहीं लेती? और जनाब, इंतजामिया एक्शन लेंदी है। ਉਹ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ नहीं ਪੈਂਦੀ कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ इथों ਕੱਢ देवे। जरा ये बताओ कि दुकानदारों और उनके ग्राहकों के अलावा और भी किसी को परेशानी होती है? ਉਹ ਇਹੋ ਤੇ मैं दस रहा जनाब, इथों ਦੇ दुकानदार हफ्ते च 2-3 दिन दुकानां खोलते ने, बाकी दिन जलसे जुलूसां दी नजर हो जाते ने। ओहो यार, अब देखो ना, जलसे जुलूसों पर पाबंदी भी नहीं लगाई जा सकती,
वो लोग जाएं तो जाएं कहाँ? और डार्लिंग जी हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? यार ये बात तो तुम्हारी सही है, मगर जिसने एहतजाज करना हो वो कहाँ बाहर जाता है? उसकी ख्वाहिश तो ये होती है कि शहर के ऐन बीच में एहतजाज किया जाए ताकि सारे शहर में खलबली मच जाए, कम से कम पता तो चले हर शख्स को कि किस बात का एहतजाज हो रहा है। और जनाब ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਤਜਾਜੀ ਜਲਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਨਾਕੇ ਹਰੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। यार इन दुकानदारों को चाहिए कि एहतजाज चाहे होता रहे, दुकानें तो अपनी खोले ना, ये खोली क्यों नहीं रखते अपनी दुकानें? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਾਰਲਿੰਗ ਜੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਤਜਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਗਾਹਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। इसका मतलब ये हुआ कि एहतजाज करने वाले ये चाहते हैं कि जब वो एहतजाज करें ना तो हर आदमी जो है वो इनके साथ मिल जाए, चाहे कोई गाहक आए ना आए, इनके साथ रल जाएं सब। हाँ जी, हुण तुसी सही पहुंचे हो। लो मैनू इजाजत दिओ। और किधरे एहतजाज वाले ना समझन कि मैं भी उन्हां दे नाल हां। कैमरामैन मोहम्मद आजम नाल डिप्टी डार्लिंग एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, मेरी ख्वाहिश है कि ये एहतजाज करने वाले जो अहबाब हैं ये दूसरों का भी ख्याल करें, किसी की रोजी रोटी पे मेरा मतलब है आंच नहीं आनी चाहिए। मेरा ख्याल है वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। दिए जो वोट तुझे वो तेरी आस में पड़े पड़े यूं ही पुराने बन गए। ख़वातीनो हज़रात, अब पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ तीसरे नंबर पे आने वाला ये गीत। कुछ करिए डेंगी नू फड़िए, आ कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए, कोई तो चल जिद फड़िए, मिलके चंगा कम करिए, कोई तो चल जिद फड़िए, मिलके चंगा कम करिए। टक दे ओ आदमी आना, मार दे तू डेंगी सारा। डेंगी बुखार सीएम तू इसको मार। डेंगी बुखार सीएम तू इसको मार। कूचों में गलियों में, गमलों में डब्बों में, टायरों में खड्डों में, कोनों में खुदरों में, असेंबली में थानों में, फिल्मों के गानों में, रेलवे स्टेशन में, ट्रकों के अड्डों में। स्प्रे तू आज भर ले, 10-12 बार कर ले, आदम न रहना पीछे, मीडिया को साथ ले ले। पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, प्रोटोकॉल कट करिए, कोई तो चल जिद फड़िए, प्रोटोकॉल कट करिए। चक दे ओ आदमी आना, मार दे तू डेंगी सारा। पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ दूसरे नंबर पे आने वाला ये गीत। सरदारी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। चौकों में गलियों में हो तुम किन गलियों में, चौकों में गलियों में हो तुम किन गलियों में, यारी मियाँ से टूटे ना। बेटे को भी ये समझाना, बेटे को भी ये समझाना। सरदारी रे डेमोक्रेसी को बचाना, तेरे बिना भी क्या जीना।
जा आसिफ मर्जी तेरी, लोड शेडिंग ये क्यों हर सू है। कराची से ले कर खैबर तक हर घर में ये ही मौजू है। जान ये छूटे ना, जान ये छूटे ना, वादे कर झूठे ना, दिल हमको लूटे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बिजली रे तेरे बिना भी क्या जीना। गर्मी का जब आया महीना। ख़वातीन और हज़रात, अब पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ चोटी का गीत। दिए जो वोट तुझे वो तेरी आस में, पड़े पड़े यूं ही पुराने बन गए। जो होश आया तो यही लगा हमें कि बैठे बैठे हम दीवाने बन गए। दिए जो वोट तुझे घड़ी जब भी घड़ी आई, हमारी फौज न घबराई। तूफानों में सैलाबों में मदद करने चली आई। शहादत भी है यूं पाई कि मौत इससे है शर्माई। कहाँ है बिजली, कहाँ है पानी, बिलों के पैसे खजाने बन गए। जो होश आया तो यही लगा हमें कि बैठे बैठे हम दीवाने बन गए। दिए जो वोट तुझे सैलाबों में अज़ाबों में गरीबों की दुहाई है। हुकूमत सो रही है और कयामत हम पे आई है। यहाँ तो अस्पतालों में न डॉक्टर है न सुनवाई। दिए जो वोट तुझे वो तेरी आस में, पड़े पड़े यूं ही पुराने बन गए। जो होश आया तो यही लगा हमें कि बैठे बैठे हम दीवाने बन गए।